हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे। और सर्वप्रथम आप सभी लोगों को पवित्र त्यौहार और प्रेम का त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए आज के दिन हम लोग अमेरिकन पोइट और उपन्यासकार विलियम फॉकनर के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और प्रयास हम लोग यही करेंगे कि विलियम फॉकनर पर आधारित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन सब पर हम लोग डिस्कशन करें। तो आइए बिना देरी किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। विलियम फॉकनर वाज बॉर्न इन। विलियम फॉकनर वाज बॉर्न इन। विलियम फॉकनर का जन्म कब हुआ था? तो आंसर भी साथ में है। इनका जन्म 25 सितंबर 1897 को हुआ था। पहला क्वेश्चन, विलियम फॉकनर का जन्म कब हुआ? तो विलियम फॉकनर का जन्म 25 सितंबर 1897 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज फॉकनर बॉर्न। फॉकनर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका उत्तर है न्यू एल्बनी, मिसिसिपी। कहाँ पे? मिसिसिपी के न्यू एल्बनी नामक स्थान पर विलियम फॉकनर का जन्म हुआ था। आइए और देखते हैं। व्हाट वाज फॉकनर्स फादर्स नेम। विलियम फॉकनर के पिताजी का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, उनके पिताजी का नाम था मरे कुथबर्ट फॉकनर। क्या नाम था? मरे कुथबर्ट फॉकनर। व्हाट वाज फॉकनर्स मदर्स नेम। अब माँ का नाम क्या था? तो मॉड बटलर। क्या नाम था? मॉड बटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम फॉकनर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। विलियम फॉकनर किससे प्रभावित थे? तो अमेरिकन राइटर जेम्स जॉयस से, विलियम शेक्सपियर से, फ्रेडरिक विलियम नीत्शे से और टी.एस. इलियट से। तो विलियम फॉकनर किससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे? तो ये बहुत ही बढ़िया राइटर जेम्स जॉयस, विलियम शेक्सपियर, फ्रेडरिक विलियम नीत्शे और टी.एस. इलियट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विलियम फॉकनर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज कब मिला? तो नोबेल प्राइज इनको 1949 में मिला, लेकिन इन्होंने 1950 में इसको ग्रहण किया। ये भी पूछा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि विलियम फॉकनर ने नोबेल प्राइज को कब रिसीव किया, तो आप बताएंगे 1950। और नोबेल प्राइज कब इनको मिला? तो 1949। फॉकनर्स फर्स्ट नॉवेल। विलियम फॉकनर का जो पहला नॉवेल था वो क्या था? तो वो था सोल्जर्स पे, 1926 में आया था। फॉकनर गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम फॉर राइटिंग नॉवेल्स फ्रॉम होम। विलियम फॉकनर को नॉवेल लिखने की जो प्रेरणा है वो किससे मिली? तो ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। और वो कौन थे? शेरवुड एंडरसन। कौन? शेरवुड एंडरसन। नेक्स्ट, his friendship with Sherwood Anderson came to an end under the effect of। विलियम फॉकनर की जो दोस्ती थी वो शेरवुड एंडरसन से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शेरवुड एंडरसन से इनकी दोस्ती ख़त्म हुई। किस कारण? लिक्वर के कारण, शराब के कारण। क्योंकि ये भारी मात्रा में शराब पीने लगे और शेरवुड एंडरसन ने इनको रोका, और लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं हुए और उस चक्कर में इनकी दोस्ती टूट गई। द चीफ रिवल ऑफ फॉकनर। विलियम फॉकनर का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था वो कौन था? तो वो थे अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे इनके समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी राइटर थे। और हेमिंगवे भी नोबेल प्राइज
विनर थे। तो नेक्स्ट, आई एम टू ओल्ड टू गो फार टू ईट विद स्ट्रेंजर्स, ये एक कोट है और ये लाइन इन्होंने कहा था, किसने? विलियम फॉकनर ने कहा था, लेकिन किसके लिए? तो आंसर है प्रेसिडेंट कैनेडी, अमेरिकन राष्ट्रपति कैनेडी के लिए इन्होंने ये बात कही। इन्होंने कहा कि अजनबियों के साथ मैं खाने पर नहीं जाता हूँ। नेक्स्ट, फॉगनर वाज रिजेक्टेड, फॉगनर को रिजेक्ट कर दिया गया यूएस आर्मी से। मीन्स विलियम फॉगनर वांटेड टू डू द जॉब इन द USA army, but he was not selected due to what? His height, अपनी ऊंचाई के कारण में, यानी इनकी जो लंबाई थी वो थोड़ा कम थी, ये जो है शॉर्ट हाइटेड थे, और इट वाज द मेन रीजन व्हाई ही वाज नॉट सेलेक्टेड इन यूएस आर्मी। नेक्स्ट, फॉगनर इज आइडेंटिफाइड विद, फॉगनर की जो पहचान है वो किससे है? मिसिसिपी से है। कहाँ से है? मिसिसिपी। नेक्स्ट, फॉगनर रोट हिज फर्स्ट नॉवेल, फॉगनर ने अपना जो नॉवेल है क्या सोल्जर्स पे लिखा था, वो किसके प्रभाव में? तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नॉवेल जो इन्होंने लिखा था, नॉवेल लिखने की प्रेरणा इनको शेरूड एंडरसन से मिली थी। सो आइए नेक्स्ट, विलियम फॉगनर मैरिड, विलियम फॉगनर की जो शादी हुई थी वो किससे हुई? स्टेल ओल्डहैम से। किससे? स्टेल ओल्डहैम से शादी हुई थी। द प्रेजेंस एलोन ऑफ फॉगनर इन द मिडस्ट, मतलब फॉगनर की उपस्थिति ही जो है ना, ग्रेट डिफरेंस, एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। अगर किसी भी समाज में या कहीं पर भी अगर फॉगनर मौजूद हैं तो उनकी उपस्थिति ही बहुत बड़ा अंतर क्रिएट करती है। ये किसने कहा? फ्लैनरी ओकॉनर ने कहा। किसने कहा? फ्लैनरी ओकॉनर ने। नेक्स्ट, फॉगनर्स सेंचुरी, फॉगनर ने एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था सेंचुरी। तो सेंचुरी किस प्रकार का नॉवेल है? तो वो नॉवेल है पल्प फिक्शन स्टाइल नॉवेल। कैसा? पल्प फिक्शन स्टाइल नॉवेल। द सीक्वल ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी का सीक्वल क्या था? तो रिक्वेम फॉर ए नन अ प्ले, रिक्वेम फॉर अ नन अ प्ले, ये इसका सीक्वल था। किसका? किसका सीक्वल था? सेंचुरी का। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम डिड फॉगनर विन द पुलिट्जर प्राइज, विलियम फॉगनर को कितनी बार पुलिट्जर प्राइज मिला? तो 2 बार मिला। कितनी बार मिला? 2 बार मिला। पहली बार 1955 में मिला, किसके लिए? फेबल के लिए। और 1963 में मिला, तो किसके लिए? द रिवर्स के लिए। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम डिड फॉगनर विन द नेशनल बुक अवार्ड, नेशनल बुक अवार्ड फॉगनर को कितने बार मिला? तो ये भी 2 बार मिला। पहली बार कलेक्टेड स्टोरीज के लिए 1951 में मिला, और दूसरी बार अ फेबल के लिए 1955 में मिला। तो आप ये समझ सकते हैं कितना बड़ा व्यक्तित्व था साहित्य के क्षेत्र में, कितना बड़ा व्यक्तित्व था किसका? विलियम फॉगनर का। विलियम फॉगनर 2 बार इन्होंने पुलिट्जर प्राइज जीता। फर्स्ट टाइम ही गॉट द पुलिट्जर प्राइज फॉर his work A Fable in 1955, and the second time he got the Pulitzer Prize in 1963 for his novel The Rivers. और इसके अलावा नेशनल बुक अवार्ड भी इनको मिला, और वो किसके लिए? कलेक्टेड स्टोरीज के लिए 1951 में, और दोबारा इनको मिला अ फेबल के लिए 1955 में। नेक्स्ट, द साउंड एंड द फ्यूरी, द साउंड एंड द फ्यूरी वाज पब्लिश्ड इन,
द साउंड एंड द फ्यूरी का प्रकाशन कब हुआ? तो फ्रेंड्स 1929 में। द साउंड एंड द फ्यूरी की जो सेटिंग है वो क्या है? तो वो है जेफरसन, मिसिसिपी। मत भूलिएगा, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा? वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी फ्रेंड्स आपका इंपॉर्टेंट बनेगा यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, आरपीएससी, हर जगह पर ये महत्वपूर्ण है। द साउंड एंड द फ्यूरी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शंस? क्वेश्चन है साउंड एंड द फ्यूरी कब आया? 1929 में आया। और ये कितने सेक्शन में बटा हुआ है? तो ये 4 सेक्शन में बटा हुआ है। कितने? 4 सेक्शन में बटा हुआ है। द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट पार्ट इन द साउंड एंड द फ्यूरी, साउंड एंड द फ्यूरी के फर्स्ट पार्ट का जो स्पीकर है वो कौन है? वो कौन है फ्रेंड्स? तो फर्स्ट पार्ट का जो स्पीकर है वो बेंजी, बेंजी को ही बेंजामिन बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द साउंड एंड द फ्यूरी ओकर्स ऑन, फर्स्ट पार्ट जो साउंड एंड फ्यूरी का है ये कब घटित हुआ? यानी ये जो स्टोरी ये कब की है? ये 7 अप्रैल कब की है? 7 अप्रैल 1928। और किसके द्वारा बोला गया? बेंजी के द्वारा बोला गया, बेंजामिन के द्वारा बोला गया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द स्पीकर ऑफ द सेकेंड पार्ट इन साउंड एंड द फ्यूरी, फ्रेंड्स साउंड एंड द फ्यूरी नॉवेल है किसका है? विलियम फॉकनर का है। ये कब आया? तो इसको भी आप जान लीजिए, ये आया था 1929 में। कब आया? 1929 में। अब क्वेश्चन है कि सेकेंड पार्ट का नरेटर कौन है? तो वो है क्वेंटिन, क्वेंटिन कॉम्पसन फैमिली का जो सबसे बड़ा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड पार्ट ओकर्स ऑन, सेकेंड पार्ट कब घटित होता है? 2 जून 1910। कब? 2 जून 1910 को सेकेंड पार्ट घटित होता है। थर्ड पार्ट वाज स्पोकन बाई कौन? जेसन। यानी फर्स्ट पार्ट कौन नरेट करता है? बेंची करता है। सेकेंड पार्ट कौन करता है? क्विंटन करता है। थर्ड पार्ट कौन नरेट करता है? जेसन करता है। और इसके अलावा क्वेश्चन है थर्ड पार्ट ओकर्स ऑन कब? 6 अप्रैल 1928। कब? 6 अप्रैल 1928। फोर्थ पार्ट वाज स्पोकन बाई, तो ये कौन है? ओमनिशेंट नरेटर है। कौन? ओमनिशेंट नरेटर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ओकर्स ऑन, तो कब? 8 अप्रैल 1928। कब? 8 अप्रैल 1928। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। साउंड एंड द फ्यूरी का फर्स्ट पार्ट कौन नरेट करता है? बेंची। सेकेंड पार्ट क्विंटिन। थर्ड पार्ट जेसन। और इसके अलावा फोर्थ पार्ट जो है ओमनिशेंट नरेटर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द वर्क इन विच फॉगनर सेट द योगना पटाफा, मतलब वो फॉगनर का कौन सा पहला वर्क है जहाँ पर इन्होंने योगना पटाफा का मतलब पटाफा एक जो इमेजनेटिव सेटिंग है, इन्होंने योगना पटाफा की जो सेटिंग है सबसे पहले किस प्ले में दी है? तो उस प्ले का नाम है सार्टोरिस। कब आया? 1927 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉगनर डाइड ऑन, फॉगनर का निधन कब हुआ? 6 जुलाई 1962 को हुआ। कब हुआ? 6 जुलाई 1962 को हुआ। और इनका जन्म कब हुआ? तो 1997 में हुआ। ठीक है। कब? 25 सितंबर 1997 में हुआ। नेक्स्ट फॉगनर डाइड ऑफ, फॉगनर का निधन कैसे हुआ? तो ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड फॉगनर द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट द साउथ हैज प्रोड्यूस। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट इट, वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है
हु कॉल्ड फॉगनर, फॉगनर को किसने कहा था, क्या द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट द साउथ हैज प्रोड्यूस, राफ एलिसन ने कहा था, किसने, राफ एलिसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमसन फैमिली मेंबर्स आर इन साउंड इन द फ्यूरी, साउंड एंड द फ्यूरी में जो कॉमसन फैमिली है उसमें कौन कौन लोग हैं, तो उसमें है क्विंटिन बड़ा बेटा, जेसन और बेंजामिन और कैडेंस, कैडेंस का ही शॉर्ट नेम है कैडी, कैडी मतलब ये 3 भाई हैं और कैडी नाम की एक इनकी सिस्टर है। सेड्यूसर ऑफ कैडी, अब इसमें होता क्या है, इसमें जो कैडी नाम की लड़की होती है, कॉमसन फैमिली की जो इकलौती बेटी होती है, इसको मतलब एक तरह से सेड्यूस कौन करता है, ये क्वेश्चन है, तो वो है डाल्टन एमिस, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाल्टन एमिस का नाम आपको याद रखना है, डाल्टन एमिस का और बहुत बड़ा रोल है नहीं वैसे। और कैडी का जो हस्बैंड ऑफ कैडी, कैडी का जो वास्तविक हस्बैंड है वो कौन होता है, तो वो है हर्बर्ट हेड। कौन है फ्रेंड्स, हर्बर्ट हेड हस्बैंड है, लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए सेड्यूसर तो आपका कौन होगा, इसको भी मत भूलिएगा, डाल्टन एमिस। विच ब्रदर वाज वेरी डियर टू कैडी, कैडी को कौन सा भाई सबसे ज्यादा प्यारा था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैडी के लिए सबसे डियर, सबसे प्यारा भाई कौन है, तो वो है बेंजी। बेंजी क्यों, क्योंकि वो छोटा था और कैडी के टू क्लोज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विंटन स्टडीड इन, क्विंटन कहाँ पढ़ता था, हार्वर्ड में पढ़ता था, कहाँ, हार्वर्ड में। कैडीज डॉटर्स नेम, कैडी की एक बेटी होती है और उस बेटी का नाम क्या होता है, तो उस बेटी का नाम भी क्विंटिन ही होता है, यानी क्विंटिन कैडी के बड़े भाई का नाम भी होता है और क्विंटिन उसकी डॉटर का नाम भी होता है। मिस क्विंटिन, मिस क्विंटिन कौन, कैडी की बेटी, वो घृणा करती है किससे, अपने मामा जेसन से, जेसन जो उसका मामा होता है। और जब एक बार कैडी मिस क्विंटन के लिए यानी अपनी बेटी के लिए पैसे भेजती है, तो ये जो जेसन होता है उस पैसे को उस चेक को ले लेता है और जाली चेक जो है डामेडी को दे देता है जो ग्रैंड मदर होती है, और उस पैसे को जो पैसा मिस क्विंटन को मिलना चाहिए वो पैसा उसका मामा एक तरह से चुरा लेता है और इसलिए वो उसे नफरत करती है। नेक्स्ट, निग्रो सर्वेंट ऑफ कॉमसन फैमिली, कॉमसन फैमिली में एक निग्रो सर्वेंट होता है और सर्वेंट होती है, उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है क्या फ्रेंड्स, क्या नाम होता है, डेल्सी। ये निग्रो होती है, इसका कलर ब्लैक होता है और हफ्सी जिसको बोलते हैं। कॉमसन चिल्ड्रन वर अटैच टू हुम, कॉमसन के जो परिवार के जो बच्चे थे वो किससे ज़्यादा जुड़े हुए थे, तो ग्रैंड मदर डामिडी, किससे, डामिडी से ज़्यादा लगाव रखते थे कॉमसन फैमिली के सारे बच्चे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सा कैडी, किसने कैडी को देखा था किसिंग डाल्टन, डाल्टन एमिस को किस करते हुए कैडी को किसने देखा था, तो वो व्यक्ति कौन था, वो बेंजी था। कौन था फ्रेंड्स, ही वॉज बेंजी, वो कोई और नहीं बल्कि बेंजी था। और इस चीज़ को देख करके बेंजी बहुत ही मन बहुत कंफ्यूज था, उसको मतलब वो बहुत परेशान सा रहने लगा। हु लव्ड हिज सिस्टर कैडी टू मच, अपनी बहन कैडी को कौन सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, तो बड़ा भाई क्विंटिन। और क्विंटिन जब ये पाता है कि उसकी बहन बिना शादी के ही प्रेग्नेंट है, तो उससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और शायद यही कारण उसको उसके मानसिक तनाव का बनता है और वो नदी में
कूद करके अपनी जान दे देता है। इन विच रिवर डिड क्विंटन ड्रॉन। लो, मैं अभी बात ही कर रहा था, क्वेश्चन आ गया कि क्विंटन जो था वो किस नदी में डूब करके अपनी जान देता है। तो उस नदी का नाम मत भूलना, नाम था चार्ल्स रिवर इन कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज शहर में एक चार्ल्स रिवर था, उसमें डूब करके वो अपनी जान देता है। नेक्स्ट है मिस क्विंटन इलोप्ड विद। मिस क्विंटन भाग जाती है किसके साथ? तो वो कौन है? अ मैन विद रेड टाई, यही इसका नाम है, अ मैन विद रेड टाई, लाल टाई वाला व्यक्ति के साथ। उसका कोई नाम नहीं है, यहाँ पर पहचान बताया गया है फ्रेंड्स। द टाइटल ऑफ साउंड एंड द फ्यूरी वॉज टेकन फ्रॉम। साउंड एंड द फ्यूरी का जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो मैकबेथ एक्ट 5 सीन 5। कहाँ से? मैकबेथ एक्ट 5 सीन 5। मैकबेथ किसने लिखा? तो ये लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। किसने? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अ फेबल बाय फॉगनर वाज पब्लिश्ड इन। फेबल नामक जो उपन्यास है वो फॉगनर ने कब पब्लिश किया? तो मत भूलना 1954। कब? 1954। अगर हमें पूछें कि द साउंड एंड द फ्यूरी कब पब्लिश हुआ तो 1929, और फेबल कब? 1954। आपको मालूम होना चाहिए फेबल के लिए इनको नेशनल बुक अवार्ड भी मिला और पुलिट्जर प्राइज भी मिला। अब फेबल की जो सेटिंग है वो क्या है? फेबल की जो सेटिंग वो क्या है? फ्रांस। फ्रांस सेटिंग है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। हु रिप्रेजेंटेड द इनकारनेशन ऑफ जेजस। ये जो फेबल नामक उपन्यास है इसमें जेजस का अवतार अपने आप को कौन मानता है? तो वो है कॉर्पोरल स्टीफेन। कौन? कॉर्पोरल स्टीफेन represent himself the reincarnation of Jesus. Next, Faulkner was awarded for a Nobel Prize. Awarded for Fable. फेबल के लिए इनको कौन कौन से उपन्यास मिलते हैं ये अभी अभी मैंने बताया है, और वो कौन सा है? पुलिट्जर प्राइज भी इनको मिला था और नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था। तो फेबल कहीं ना कहीं एक अपने आप में जबरदस्त नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एज आई ले डाइंग। एज आई ले डाइंग ये उपन्यास विलियम फॉगनर के द्वारा लिखा गया और ये जबरदस्त नॉवेल ये भी है, और इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1930। फ्रेंड्स, अब तक 3 नॉवेल पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। द साउंड एंड द फ्यूरी 1929, द फेबल, अ फेबल इन फैक्ट कब? 1954। फेबल के लिए कौन कौन से अवार्ड मिले? द नेशनल बुक अवार्ड और द पुलिट्जर प्राइज। तो और अब है एज आई ले डाइंग। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1930 में हुआ। एज आई ले डाइंग जो है ये कंप्लीट हुआ, जानते हो कितने दिन में? केवल 6 सप्ताह में। केवल 6 सप्ताह में कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। अगला है एज आई ले डाइंग जो नॉवेल है इसका टाइटल कहाँ से लिया गया? तो ये एक बहुत ही बड़ा वर्क है, ओडिसी। क्या? ओडिसी। ओडिसी से लिया गया है। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये बहुत ही मेहनत के साथ ये नोट्स तैयार किया गया है, और स्पेशली पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन एज आई ले डाइंग? एज आई ले डाइंग में फ्रेंड्स कितने चैप्टर हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कितने हैं? 59। 59 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 59। एज आई ले डाइंग की जो सेटिंग है वो क्या है? योगना पटाफा मिसिसिपी। इम्पॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट,
विच टेक्निक वाज यूज्ड इन एज आई ले डाइंग? एज आई ले डाइंग में कौन सी टेक्निक यूज की गई है फ्रेंड्स? तो वो है द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। कौन सी टेक्निक? द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडी बंड्रेन हस्बैंड वॉज? एडी बंड्रेन के पति का क्या नाम था फ्रेंड्स? क्योंकि एडी बंड्रेन इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस नॉवेल एज आई ले डाइंग, और एडी बंड्रेन इसकी जो कहानी की शुरुआत ही होती है, उसमें एक महिला है जिसका नाम एडी बंड्रेन है और वो बहुत बीमार चल रही है और लगभग सी इज अबाउट टू डाई, वो लगभग मरने वाली है। और ये उसके परिवार के सभी लोग, उसका पति, उसके बेटे, सब उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ तक कि उसको दफन करने का प्रिपरेशन चल रहा है। एडी बंड्रेन ये चाहती है कि उसका जो अंतिम संस्कार है वो कहाँ किया जाए? जेफरसन में किया जाए। सब लोग उसको जेफरसन ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। यद्यपि उसके परिवार के जो लोग हैं अंतिम संस्कार के लिए उसको ले जा रहे हैं, लेकिन सबके अपने अपने उद्देश्य हैं और उसमें से उसका पति जो है उसका वहाँ जाने का उद्देश्य कुछ और है। वो वहाँ पे जा कर के जेफरसन शहर में जा कर के वो अपने नए दांत लगवाएगा, क्योंकि वो किसी दूसरी महिला से शादी करना चाहता है और उसकी बेटी जो है वो मतलब एक तरह से अनवांटेड प्रेग्नेंट है और वो एबॉर्शन कराना चाहती है। तो कहीं ना कहीं परिवार के जितने भी लोग हैं वो अपने उद्देश्य के लिए भी जेफरसन जाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन का आंसर है एंस। एंस जो है उसके पति का नाम है। अगला फ्रेंड्स, एडीज सन्स वर? एडी के जो बेटे हैं वो कौन है? तो जो सबसे बड़ा बेटा है, एल्डेस्ट सन, वो कैस है। कैस एल्डेस्ट सन है। दूसरे नंबर पर डार्ल है। तीसरे नंबर पर ज्वेल है और इसके बाद उसकी अपनी बेटी है डेविडेल। क्या नाम है? डेविडेल। ये डॉटर है और सबसे छोटा बेटा है वर्धमान। वर्धमान उसका सबसे छोटा बेटा है और जिसमें से जो ज्वेल है इसकी उम्र कितने साल है? मात्र 19 साल है। तो ये आपको याद रखना है। डेविडेल जो है वो उसकी अपनी बेटी है जो अनवांटेड प्रेग्नेंट है और वो अपना एबॉर्शन कराना चाह रही। तो फ्रेंड्स आई थिंक कहाँ तक हुआ? और तो यानी 10 पेज तक मैंने जो है विलियम फॉकनर के ऊपर आधारित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज है वो हमने करवा दिया है। और इसके बाद विलियम फॉकनर पर एक और वीडियो में लेकर के आऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने, इसलिए यहीं पर आज की क्लास को मैं फिनिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्वस्थ रहें, आराम से अपनी सुरक्षा के साथ होली खेलें और रंग गुलाल के साथ ये त्यौहार हमें सभी के प्रति मित्रवत रहने का, प्यार का संदेश देता है। और आज के जो होली के दिन दुश्मन भी गले लग जाते हैं। तो इसी के साथ एक बार फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।